मुगल प्रशासन, सोचिए जरा। एक ऐसा सिस्टम जो टैक्स, सेना और न्याय मतलब हर चीज के लिए एकदम मशहूर था। लेकिन औरंगजेब के दौर में ना एक बहुत ही अजीब सी बात थी। एक चीज बिल्कुल गायब थी। एक ऐसी चीज जिस पर कोई पॉलिसी, कोई नीति ही नहीं थी, और वो थी शिक्षा। ये एक ऐसी पहेली है जिसे इतिहास में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो आज हम मिलकर इसी सवाल की तह तक जाएंगे कि भाई आखिर ऐसा था क्यों। तो चलिए इस तस्वीर को थोड़ा और साफ करते हैं। देखिए, 1658 से 1707 तक औरंगजेब का जो शासन था वो हर चीज पर कंट्रोल रखता था। टैक्स कैसे वसूलना है, इसके नियम थे। एक बहुत बड़ी सेना थी। न्याय के लिए कानून थे। यहां तक कि धर्म पर भी राज्य की एक बिल्कुल साफ नीति थी। लेकिन जैसे ही बात शिक्षा की आती है, कहानी में एक बड़ा सा रेड क्रॉस, एक सवालिया निशान लग जाता है। ऐसा क्यों हुआ? तो सवाल यही उठता है, क्या ये सब बस एक इत्तेफाक था, एक भूल थी, या फिर ये मुगल राज्य की तरफ से एक सोची समझी, एक ढांचागत उपेक्षा थी? इसका जवाब हमें मुगल साम्राज्य की प्राथमिकताओं और उसकी असली सोच के बारे में बहुत कुछ बताने वाला है। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम 6 हिस्सों में इसे समझेंगे। सबसे पहले, ये सवाल इतना जरूरी क्यों है? फिर राज्य इसे अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं मानता था? औरंगजेब की अपनी सोच क्या थी और सत्ता की क्या प्राथमिकताएं थी? और आखिर में हम देखेंगे कि इस विफलता का नतीजा क्या हुआ और हमारा अंतिम ऐतिहासिक निष्कर्ष क्या निकलता है। तो सबसे पहले आइए इस अनदेखे प्रशासनिक सवाल को ही समझते हैं। देखिए, शिक्षा पर नीति का ना होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये असल में उस वक्त के राज्य की बुनियादी सोच को दिखाता है, और यही हमारी पूरी जांच का आधार बनने वाला है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि मुगल राज्य शिक्षा को अपनी जिम्मेदारी मानता ही नहीं था। उनके हिसाब से राज्य के कर्तव्य क्या हैं, इसको लेकर उनकी सोच बिल्कुल साफ थी, और शिक्षा उस लिस्ट में कहीं भी फिट नहीं बैठती थी। तो राज्य के मुख्य काम क्या थे? टैक्स वसूलना, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना और मिलिट्री सिक्योरिटी देना, बस। उस समय मानव विकास, या जिसे हम आज ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं, ऐसी कोई सोच, कोई कॉन्सेप्ट राज्य के एजेंडे में था ही नहीं। बात बिल्कुल सीधी सी है। शिक्षा को समाज, धर्म और समुदाय का एक निजी मामला माना जाता था, स्टेट का नहीं। गुरुकुल कौन चला रहा है? समाज। मदरसे कौन चला रहा है? धार्मिक संस्थाएं। राज्य का काम पॉलिसी बनाना था ही नहीं। बस हाँ, कभी कभार थोड़ा बहुत संरक्षण दे दिया और बात खत्म। और राज्य की इस सोच को और भी ज्यादा मजबूत किया खुद औरंगजेब की अपनी विचारधारा ने। एक शासक की अपनी सोच का पूरे साम्राज्य पर कितना गहरा असर पड़ सकता है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। औरंगजेब निजी तौर पर बहुत धार्मिक इंसान थे। वो एक हाफिज कुरान थे। उन्हें पूरा कुरान याद था। उनका नजरिया कट्टर सुन्नी इस्लाम का था, और वो धार्मिक शिक्षा को बहुत महत्व भी देते थे। लेकिन ये उनका व्यक्तिगत मामला था। उन्होंने इसे राज्य का काम कभी नहीं समझा कि वो इसे एक सिस्टम के तौर पर पूरे साम्राज्य में लागू करे। और यहीं पर हमें अनुदान और नीति के बीच का एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। हाँ, ये सच है कि राज्य मदरसों को जमीन या कुछ पैसे देता था, लेकिन अनुदान देना, ग्रांट देना पॉलिसी बनाने के बराबर नहीं होता। इन दोनों को एक समझने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक असली नीति क्या होती है? उसमें एक तय पाठ्यक्रम होता है, एक करिकुलम होता है, राज्य टीचरों को नियुक्त करता है, और शिक्षा के कुछ साफ लक्ष्य तय किए जाते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में ये तीनों ही चीजें गायब थीं। तो विचारधारा के अलावा एक और चीज थी, सत्ता की अपनी प्राथमिकताएं। अब हम शासन के उस प्रैक्टिकल गणित को समझेंगे जिसने उस दौर के साम्राज्य की दिशा तय की और शिक्षा को हाशिए पर ढकेल दिया। असल में इसके पीछे एक बुनियादी डर छिपा हुआ था। डर इस बात का था कि शिक्षा एक ऐसे समाज को जन्म देती है जो सवाल पूछता है, जो आलोचनात्मक ढंग से सोचता है, और ऐसा समाज सत्ता के लिए हमेशा एक चुनौती की तरह होता है। एक पढ़ी लिखी आबादी को हमेशा एक संभावित खतरे के तौर पर देखा जाता था। क्यों? क्योंकि ऐसा समाज राज्य की आलोचना कर सकता था, धार्मिक मामलों पर सवाल उठा सकता था, और सत्ता को सीधे चुनौती भी दे सकता था। और औरंगजेब का शासन बहस नहीं, सिर्फ आज्ञाकारिता चाहता था। और फिर आता है आर्थिक गणित। देखिए, बात सीधी सी थी। शिक्षा को एक खर्च के रूप में देखा गया, वहीं दूसरी तरफ सेना को एक जरूरी निवेश माना गया, खासकर तब जब दक्कन के युद्धों में साम्राज्य बुरी तरह उलझा हुआ था। और ये एक सचेत फैसला था।
अगर हम अकबर से तुलना करें तो उन्होंने भी कोई औपचारिक नीति तो नहीं बनाई थी, लेकिन वो विद्वानों के साथ बातचीत संवाद को काफी प्रोत्साहित करते थे। औरंगजेब के दौर में तो ये संवाद भी पूरी तरह से गायब था। तो इस नीति शून्यता का, इस पॉलिसी वैक्यूम का आखिर नतीजा क्या हुआ? दशकों तक चली इस उपेक्षा के परिणाम बहुत गहरे थे और उनका असर सदियों तक महसूस किया जाना था। नतीजा ये हुआ कि पूरे उपमहाद्वीप में एक बौद्धिक बिखराव आ गया। कोई साझा बौद्धिक वर्ग बन ही नहीं पाया। आधुनिक प्रशासनिक सोच का विकास रुक गया और वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा तो पूरी तरह से नदारत रही। और इस खालीपन को आखिरकार भरा अंग्रेजों ने। उन्होंने शिक्षा को एक राजकीय नीति बनाया, लेकिन उनका मकसद अपने औपनिवेशिक प्रशासन के लिए क्लर्क, इंजीनियर और अधिकारी तैयार करना था। तो इन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़ने के बाद इस बड़ी प्रशासनिक विफलता पर हमारा आखिरी निष्कर्ष क्या है? शिक्षा नीति की कमी कोई अचानक हुई घटना या सिर्फ संसाधनों की कमी का नतीजा नहीं थी। नहीं, ये एक ढांचागत उपेक्षा थी जो एक सीमित धार्मिक नजरिए, सत्ता सुरक्षा की प्राथमिकताओं और एक सवाल पूछने वाले समाज के डर से पैदा हुई थी। ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो शासन चलाने की एक बुनियादी, एक फंडामेंटल विफलता थी। एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर जिसका असर हिंदुस्तान ने सदियों तक महसूस किया। और ये हमें एक बहुत ही शक्तिशाली अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा साम्राज्य जो कर, सेना और धर्म पर तो नीतियां बनाता है, लेकिन शिक्षा को समाज पर छोड़ देता है, वो साम्राज्य लंबे समय तक बौद्धिक नेतृत्व नहीं कर सकता।